फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। अभी तक हमने पढ़ा कि रशिया में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ, कैसे वहाँ पे सिविल वॉर हुई, एंड देन इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। ड्यूरिंग द सिविल वॉर द बोल्शेविक्स केप्ट industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. इस पैराग्राफ में आपको बताया है कि बोल्शेविक्स जो हैं उन्होंने लैंड अपने अंडर तो ले ही ली थी, लेकिन साथ ही साथ इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स जो है उनको भी नेशनलाइज कर दिया था। एंड जो लैंड उन्होंने अपने अंडर ले ली थी वो सारी की सारी पीजेंट्स को दे दी गई थी ताकि वो उस लैंड पे कल्टीवेट कर सकें। एंड वो लैंड जो कि कॉन्फिस्केटेड थी, यानी कि वो लैंड जो कि डिस्प्यूटेड थी, कॉन्फिस्केटेड थी, उस लैंड पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि स्ट्राइक्स वगैरह करनी स्टार्ट कर दी। सॉरी, स्ट्राइक तो नहीं बोलेंगे, रैली बोल सकते हैं। रैली जो है वो करनी स्टार्ट कर दी। एंड इन रैली का जो मोटिव्स होता था वो ये होते थे कि ये लोगों को बताते थे कि जो कलेक्टिव वर्क है वो किस तरीके से किया जा सकता है, यानी कि जो सोशलिज्म है वो कैसे की जा सकती है। A process of centralized planning was introduced. Officials assessed how the economy could work and set targets for a 5-year period. On the basis they made the 5-year plan, the government fixed all prices to promote industrial growth. During the first two plans, that is 1927 to 1932 and 1933 to 1938. यहाँ पे क्या हुआ है कि बोल्शेविक्स जो है उन्होंने अपनी कंट्री के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स कि जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपॉइंट किया गया और उनको कहा गया कि आपने असेस करनी है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अगले 5 सालों तक कितना जा सकती है, क्या हमें टारगेट सेट करने चाहिए, एंड इन्हीं पे बेसिस हमें 5-year प्लान्स भी बना के दीजिए। तो इस तरीके से 5-year प्लान्स जो हैं वो बने हैं। गवर्नमेंट जो है उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ज्यादातर प्राइसेस जो है उनको फिक्स कर दिया था ताकि जो लोग हैं वो सोशली काम करें, वो अपने पर्सनल प्रॉफिट्स के ऊपर काम करना ना स्टार्ट करें। और ये जो फर्स्ट 2 प्लान्स थे इनकी ड्यूरेशन थी 1927 टू 1932 एंड 1933 टू 1938। सेंट्रलाइज्ड planning led to economic growth. Industrial production increased between 1929 and 1933 by 100% in the case of oil, coal and steel. New factories, cities came to being. अब अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें तो इस ड्यूरेशन में क्या हुआ कि जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है वो काफी अच्छी तरीके से उसने काम किया। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है 1929 से लेके 1933 तक उसने 100% का ग्रोथ दिखाया ऑयल में, कोल में एंड स्टील में। एंड काफी न्यू सिटीज बनी जिनको कि हम फैक्ट्री सिटीज भी बोल सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी कुछ न्यू सिटीज बनी जिनका मेन मोटिव था फैक्ट्रीज को प्रमोट करना। However, rapid construction led to poor working condition in the city of Magnitogorsk. The construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. ये जो ग्रोथ हो रही थी ये बहुत रैपिड स्पीड में हो रही थी। कंस्ट्रक्शन जो है वो काफी रैपिड स्पीड में हो रही थी। और अगर हम बात करते हैं एक सिटी के बारे में जिसका नाम है मैग्निटोगोर्स्क, तो वहां पे एक स्टील प्लांट बनाया गया। एंड इस स्टील प्लांट की कंस्ट्रक्शन में 3 years लगे, सिर्फ और सिर्फ 3 years लगे। वैसे ज्यादा साल लगते हैं बट अभी सिर्फ 3 years लगे। अब ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही थी जो कि इतने रैपिड पेस पे हो रही थी, इसकी भी एक कॉस्ट थी। ठीक है, कॉस्ट क्या थी कि जो वर्कर्स हैं उनकी जो लाइव्स है वो काफी ज्यादा हार्ड हो गई थी। एंड इतनी ज्यादा हार्ड थी कि 550 स्टॉपेजेस लगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही। अब यहाँ पे स्टॉपेजेस का मतलब ये है कि जो काम है वो इतना ज्यादा हार्ड था कि इतने ज्यादा वर्कर्स होने के बावजूद भी
पहले साल में ही जो काम है वो 550 बार रुक गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन नेचुरल भी हो सकता है और रीजन आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल में हम ये कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन के मेथड्स थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, एंड आर्टिफिशियल में हम ये कह सकते हैं कि जो मशीनरीज हैं वो कुछ केसेस में फेल कर रही थी। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ लिविंग कंडीशंस के बारे में भी बात करते हैं। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम एट 50 डिग्रीज बिलो, people had to climb down from the fourth floor and dash across the street in order to go to toilet. सो अगर हम क्वार्टर्स की भी बात करते हैं, विंटर टाइम की अगर हम बात करें तो -40 डिग्रीज तक का जो टेम्परेचर है वो चले जाया करता था, एंड जो लोग हैं उनको 4 फ्लोर्स नीचे आके स्ट्रीट को पार करके फिर टॉयलेट यूज करने जाना पड़ता था। तो दीज वर द लिविंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स इन रशिया एट दैट टाइम। लेकिन सब कुछ वहां पे बुरा था, ऐसा भी नहीं है। An extended schooling system developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. Creches were established in factories for the children of women workers. Cheap public health care was provided. Model living quarters were set up for workers. The effect of all this was uneven, though, since government resources were limited. सो अगर हम स्कूलिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम किया गया, यानी कि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं अब वो स्कूल में जा सकते हैं, एंड पीजेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज में एंटर कर सकते हैं। जो वर्किंग विमेन हैं उनके लिए फैक्ट्रीज के अंदर ही क्रेच का प्रोविजन किया गया। चीप पब्लिक हेल्थ दी गई, कुछ नए घर बनाए गए जो कि मॉडल लिविंग क्वार्टर्स थे, यानी कि उनकी जो कंडीशंस हैं वो बहुत अच्छी थी, एंड उनकी जो कन्वीनियंस है वो भी बहुत अच्छी थी। हालांकि ये सारे के सारे जो मेजर्स हैं ये सभी के लिए नहीं हो पाए थे। ये मेजर्स जो हैं वो अनइवन थे क्योंकि जो गवर्नमेंट है उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे। सो ये था स्टूडेंट्स आपके लिए मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी का टॉपिक, एंड इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे स्टेलाइजेशन एंड कल्टिवाइजेशन का टॉपिक। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। I'll see you in the next one.